सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप खैरियत से होंगे। आज के शो का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। बांग्लादेश की सियासत का एक अहम बाब ख़त्म हो गया है। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। और खालिदा ज़िया काफ़ी अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थी और अस्पताल में ज़ेर इलाज भी थे और इन्हें लाइफ सपोर्ट और वेंटिलेटर पर रखा गया था। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी हालत को गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई तशवीशनाक करार दिया था। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और मुल्क की सियासत में एक मजबूत मगर फैसलाकुन किरदार के तौर पर जानी जाती थी। उनके इंतकाल से बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा खला जो है वो पैदा हो गया है। तो बांग्लादेश में अब ये सिचुएशन बनती जा रही है और खालिदा ज़िया जो है वो काफ़ी अरसे से अलील थी, लेकिन अब देखने ये है कि उनके इंतकाल के बाद अब सिचुएशन क्या बनती है और बांग्लादेश की सियासत जो है वो उसका धारा किस रुख पे बहता है। बिल्कुल। और दूसरी वन ऑफ द टॉप स्टोरीज में से फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने अपने अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक और अल कसाम ब्रिगेड के नए तर्जुमान की जानिब से जारी वीडियो बयान में बताया गया है कि अबू उबैदा समेत अल कसाम के कई अहम कमांडर्स इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। और बयान के मुताबिक अबू उबैदा का असल नाम हुज़ैफ़ा समीर अब्दुल्ला अल हुकूमत था और ये अल कसाम ब्रिगेड के मीडिया विंग अल अलाम अल अस्करी के सरबराह थे। अब हमास का ये कहना है कि हुज़ैफ़ा ने 20 साल से ज़ायद अरसे तक अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी और मज़ाहमत की आवाज़ को दुनिया तक मौसर अंदाज में पहुँचाया। वाज़ेह रहे कि इसराइल रवां साल अगस्त में अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा कर चुका था। हमास के मुताबिक हुज़ैफ़ा अल कहवाक अपने पीछे अपना लक़ब अबू उबैदा छोड़ गए हैं और अल कसाम ब्रिगेड के नए तर्जुमान को भी उसी नाम से मुतारिफ़ कराया गया है। और ये तो सिचुएशन रही जनाब अली पूरी की पूरी अल कसाम ब्रिगेड के हवाले से। अबू उबैदा को जो है अब उनकी भी डिक्लेयर कर दी गई है शहादत। इसके बाद एक और बड़ा अहम वाक़या हुआ सादिया। ओह यस, और वो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मेज़बानी की, जहां गज़ा में जो ना इस वक्त जंगबंदी के मंसूबे के अगले मरहले पर तफसीली बातचीत हुई है। साथ ही मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईरान से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा किया और कहा कि अगर ईरान ने अपनी एटमी तनसीबात दोबारा तामीर की तो अमरीका उन्हें तबाह कर देगा। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ कशीदगी की खबरों को भी मुस्तरद किया है। अच्छा, ट्रंप का ये कहना है कि तकरीबन 5 बड़े मौज़ूआत पर जो है उनकी बातचीत हुई है नेतन्याहू से। अब ओवरऑल गल्फ़ की सूरत हाल पर भी ये दावा किया जा रहा है कि बात की गई है। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर एक दफ़ा फिर से अब्राहम अकॉर्ड जो है वो गर्दिश में है, बातों में उसका जिक्र दोबारा से होने लगा है। लेकिन अब इस वक्त अगर कहा जाए दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है सोमाली लैंड के हवाले से। अब इसराइल ने सोमालिया के अलहदगी पसंद खित्ते सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया। बिल्कुल। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये भी कहना है कि इसराइली सोमाली लैंड के साथ ज़राअत, सेहत, टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन बढ़ाएंगे, जबकि सोमाली लैंड के सदर ने इस पेशरफ्त को तारीखी लम्हा करार दिया है। और आपको ये मैं बताऊं कि नेतन्याहू ने सोमाली लैंड के सदर से ये वादा किया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से जब सोमाली लैंड की बात करूंगा तो मैं अब्राहम अकॉर्ड में आपको शामिल करने के हवाले से जो आपकी ख्वाहिश है उसका भी जिक्र करूंगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि एक दफ़ा फिर से अब्राहम अकॉर्ड जो है इन कॉन्वर्सेशन है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि ये सोमाली लैंड है कहाँ, किसी को पता भी है? तो ट्रंप जो है उन्होंने भी इस पे अपनी एक तरीके से
जाहिर कर दिया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने इस सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। पाकिस्तान ने इसलिए किया है, उससे पहले जो मिस्र, तुर्की और जबूती दीगर इत्तेहादी ममालिक ने सोमालिया की इलाकाई सालमियत की हिमायत का अदा तो किया है। पाकिस्तान ने ये कह के इस इसराइल के फ़ैसले को नेगेट किया है कि क्योंकि एक ग्रेटर प्लान के तहत ये सारी चीज़ हो रही है और इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम की किसी भी बेदखली की कोशिश नाक़ाबिल कबूल है और मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासत हल में यानी कि ग्रेटर प्लान इज़। ये बात अपनी जगह कि वो अफ्रीकन हॉर्न पे सोमालिया का मुल्क मौजूद है जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड रूट है, पूरी दुनिया से कंट्रोल होती है। दिस इज़ वन थिंग जिसकी वजह से चाइना और दीगर मामलात जो हैं, दीगर मुल्क जो हैं वो मसला कर रहे हैं। लेकिन एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा ये भी है कि जो गजा है वहाँ के लोगों को वहाँ बेदखल किया जाए सोमाली लैंड में। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है, इसी वजह से इसकी मजम्मत की गई है। अच्छा, इंटरनेशनल मंजरनामा क्या है ये तो हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, लेकिन एक वो बात और एक वो खबर जो कल से हमारे दिलों में चुभ रही है और हम बार बार उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब ये अफसोसनाक खबरें हमें सुनने में नहीं मिलेंगी। मैं बात कर रही हूँ कराची में एक बार फिर से गफलत ने एक मासूम की जान ले ली है। कोरंगी मेहरान टाउन में ये वाक़या पेश आया जहां 8 साल का दिलबर अली खेलते हुए खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। एक लम्हे में घर की खुशियां मातम में बदल गई। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये सलमान अब्दुल्ला मुराद थे जो यहाँ पहुंचे थे और दाद रसी कर रहे थे। इसी तरह की रिपीट टेलीकास्ट हम पहले भी देख चुके हैं जब नन्ना इब्राहिम जाँ बहक हुआ था और मुर्तज़ा वहाब बहुत लेतोलाल और बहुत माजरत के साथ प्रेशर के बाद उनके घर पहुंचे थे, माजरत की थी। माजरत करने के बाद 3 वाक़यात हो चुके, माजरत ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। फिर कल रात एक और मामला ये भी हुआ कि ये कहा गया था कि जी ढक्कन के अब इजाफी लाख रुपए हर यूसी को दिए जाएंगे, तो वो लाख रुपए कहाँ हैं। सवाल ये भी होगा कि जब ये फैसला कर लिया गया था कि अब कार्रवाई होगी तो कोरंगी में पता नहीं किसकी है यूसी और किसका टाउन चेयरमैन है, पता कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिक्सिट के बानी आलमगीर खान और सियासी रहनुमा। बहुत शुक्रिया आलमगीर। सबसे पहले तो ये बताइए गुज़िश्ता रात वाक़या हुआ क्या। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब गालिबन आपके कारकुनान भी गए वहाँ पे गटर के ढक्कन लेके, तो लगाने में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ, जरा बताइए हुआ क्या। देखिए, जैसे ही मुझे ये इल्म हुआ कि इस तरीके का वाक़या हुआ तो हमारी फिक्सिट के रज़ाकार हर रोज़ ही कहीं ना कहीं जो है इस अमल में मसरूफ़ रहते। जो लोगों ने हमें डोनेशंस दी, जो हमारी इस्तिताअत है, जितने महदूद वसाइल हैं उसमें रहकर हम काम कर रहे होते, तो मैंने अपनी टीम को भेजा कि आप कोरंगी में जाके चेक करें और वहाँ भी ये ढक्कन वगैरह लगाएं। तो वो एक अपनी सुजुकी में लोड करके सामान लेकर गए उधर। तो वहाँ पर वो एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने इनसे तल्ख कलामी की और वो इस चीज़ पे इनसे झगड़े में आ गए कि ये ढक्कन आप यहाँ ना लगाएं और आप चले जाएं, आप जो है फला सियासी जमात से हैं आप वगैरह वगैरह। तो हमारे लोग वहाँ से रवाना हो गए, वापस आ गए। हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते इस मौजू पे और हम उनसे यही कहा कि ठीक है हम चले जाते हैं, आप लगा लीजिएगा लेकिन खुदारा लगा लीजिएगा। और दुनिया का वाहिद मुल्क या शहर होगा ये कि जहाँ ढक्कन लगाने पे झगड़ा कर रहे हैं लोग। भाई, ढक्कन गायब होने पे झगड़ा होना चाहिए था, ढक्कन ना होने पर किसी की अमवात हो रही है उस पर झगड़ा होना चाहिए था। खैर, अब हम भी देखते हैं कि लगाते या नहीं लगाते। अच्छा, तो आलमगीर साहब, जाहिर है आप तो रज़ाकाराना तौर पर आपकी और आपकी टीम गटरों के जहाँ पर मैन होल के ढक्कन मौजूद नहीं होते वहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन जब आप खुद अब आपकी टीम सर्वे करने जाती होगी तो पता चलता होगा कि कितने गटरों के ढक्कन लग चुके हैं और कितने मैन होल अभी भी बगैर कवर के हैं। मैं बात ये इसलिए कर रही हूँ कि 1-1 लाख रुपए हर यूसी को देने का ऐलान हुआ था गटर के ढक्कनों के लिए। और देखें, हमारे पास इसकी कोई काउंट तो नहीं है हमारे पास, ना कोई ऐसा कोई सर्वे है। हमें जो शिकायत मौसूल होती उसकी बेसिस पे हम वहाँ जाते और अपना काम करते। और सिर्फ गटर का ढक्कन ही नहीं, जो इससे ज्यादा खतरनाक है वो नाले के जो खुले नाले हैं जो टूटे फूटे हैं। और ये इब्राहिम बच्चे का जो वाकया हुआ था, अब बज़ाहिर तो वो ऊपर एक मैन होल था लेकिन नीचे एक बरसाती नाला था।
और उसमें वो उसकी जान गई। तो ये वो मतलब जान ज्यादा खतरनाक या जानलेवा वो नाला होता। तो हमारे पास इस तरह की कोई फिगर्स तो नहीं कि कितने लग गए, कितने हैं। और लेकिन ये लोग तो कोई 80,000 क्लेम करता हुकूमती नुमाइंदा, कोई 90,000 क्लेम करता है कि इतने लगा दिए। तो सॉरी टू से इस अंदाज में तो हमें नहीं लगते हुए नजर आए। और चाहे वो यूनियन काउंसिल की सतह पे हो। आलमगीर साहब, गुज़िश्ता रोज़ का ही बयान है मेयर कराची का। वो कहते हैं कि देखें ना, पंजाब में भी तो वाक़यात होते हैं। बिल्कुल लिया में पिछले दिनों वाक़या हुआ और उसमें गटर में गिर के एक आदमी जो है वो जहाँ बाग हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ भी तो मरते हैं ना। ये फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अगर ई चालान वाली बात आती है तो कहा जाता है कि यार ये जो डंपर से लग के मरने वाली बात आती है, कहा जाता है लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, हेलमेट पहन के निकले। ठीक बात है। गटर के ढक्कन वाली बात आती है, कहा जाता है लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वहाँ की लोकल लोग क्यों नहीं पैसे जमा करके और गटर के ढक्कन लगा लेते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये तमाम का तमाम तर बार लोगों के कांधों पे क्यों? अगर लोगों ने ही हेलमेट पहन के चलना है, अगर लोगों ने ही पैसे जमा करके गटर के ढक्कन लगाने हैं, लोगों ने खुद अपने बच्चों, अपने भतीजे, इस बच्चे के चचा ने इसकी लाश निकाली गटर में उतर के, ठीक है, तो लोगों ने सब कुछ खुद करना है, तो फिर ये सारी सेरेमोनियल पोस्ट हो गई ना, मेयर, डिप्टी मेयर, गवर्नर, वजीर आला, सब सेरेमोनियल है। फिर ये देखिए, यही बात है कि अब पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, उसका कंपेयर करें कराची से, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब के किसी देहात को भी उठा ले, कराची से बेहतर है इस वक्त। नंबर 1। नंबर 2 ये देखे, मुर्तजा वहाब से शिकवा इसलिए होता कि एक तो इनका चौथा टेन्योर है इस हुकूमत का, फिर ये खुद जो मेयर बने, मेयर इनको कोई 2-3 साल होने को है, और इससे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। फिर तीसरी चीज ये कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ये चेयरमैन, सही कह रहे हैं आप। और जितनी मुखालिफ इसके बाद भी ऐसे वाकयात होते हैं, इतना अफसोस। एब्सोल्युटली, बहुत आलमगीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोनिम जफ़र साहब, उनसे भी हम चाहते हैं कि इस मामले पर बात हो जाए। आप अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मोनिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो वाकया पेश आया है उसके ऊपर अब तक आपने क्या समझा है, ये क्या हुआ है? देखिए, ये तो सूबाई हुकूमत की नाअहली है, बदइंसानी है। और ये बात ठीक है कि मुर्तजा वहाब साहब, अब इनको 2.5 साल से ज़्यादा मेयरशिप को हो गया है, तकरीबन 16 महीने ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। और देखिए ना, इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। कराची सीवरेज कॉरपोरेशन जो है वो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, इसका अरबों रुपए का बजट है। सिर्फ इस साल का 47 अरब रुपए का जो है वो बजट है। 1.6 बिलियन डॉलर के इनके मंसूबे चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग मंसूबे चल रहे हैं, जिसके जो है वो सूद के साथ अदायगी भी कराची के शहरी करेंगे। 1.6 बिलियन US डॉलर के। अब देखें ना, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन नायब इदारा बना हुआ है, सफेद हाथी बना हुआ है, और ये लोगों को देखे ना, अब इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। कितने अफसोस की बात है कि ये इस काम को करने से भी आजिज हैं। एक यूसी के जिम्मे लगा देना मसले का हल नहीं है। यूसी में एम्प्लॉय कितने होते हैं? यूसी के अंदर जो है वो असल तो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, इनके एक्टियन होते हैं, इनके दीगर लोग होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि सारे मामला की रोकथाम करें। साहब, आखिरी बार जब ये वाकया हुआ था इब्राहिम का, तो बबांगे दोहल कहा गया था कि अब जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिस टाउन की जिम्मेदारी होगी, जिस जमात का वो होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप गालिबन पहुंचे हैं यहाँ पे ना कोरंगी में, किसके अंडर है ये कोरंगी? भाई देखें, ये मसला नहीं है कोरंगी किसके अंदर है। हेलो, जी 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 बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मसला ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी की यूसी है या फिर PTI की यूसी है। बात यह है कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक अलहदा इदारा है, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं है। फिर देना ये टाउन के अंडर में, क्यों नहीं देते टाउन के अंडर में? बात यह है कि टाउन के अंडर में देने के लिए तैयार नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब चेयरमैन बने हैं इसके, और इख्तियारात इस हिस्सा में मुंतकिल नहीं करते, बात जमहूरियत ही करते हैं। तो ये तो ज्यादती है ना। 1 लाख रुपए देके आप ऐसा कह रहे हैं कि हातिम ताई की कमर पे आपने लात मार दी, आपने ऊँट के मुंह में जीरा।
भाई होता क्या है 1 लाख रुपए से, और 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है अकाउंट के अंदर जो है वो। आपने 6 महीने पहले ऐलान करा था, 6 महीने गुजर गए, दिसंबर के महीने में आपने कहा 9 दिसंबर को हम 1 लाख रुपए दे देंगे। भाई क्या दे देंगे 1 लाख रुपए, होता क्या है 1 लाख रुपए से। सही। तो मोनिम साहब फिर ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो एक अलग बात है। सबसे पहले तो ये कि भाई ये कौन है जिसकी जिम्मेदारी है जो अपना काम नहीं कर रहा, उस जिम्मेदार को कैसे अकाउंटेबल ठहराए? मुर्तज़ा साहब की जिम्मेदारी है, मुर्तज़ा साहब की जिम्मेदारी है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हुए हैं वो। और दूसरी बात ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर यही तो है ना कि आपने सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं। बात आप जमहूरियत यानी कचरा उठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पानी आपके पास, सीवरेज आपके पास। तो भाई आप क्यों नहीं करते, डेवोल्यूशन क्यों नहीं करते? 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल होना था। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अलग नहीं किया जा सकता। तो जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपकी जिम्मेदारी है, तो भाई जवाब भी आप देंगे ना। आप टाउन से क्यों पूछ रहे हैं, आप यूनियन काउंसिल से क्यों पूछ रहे हैं कि जिनको आपने पहले साल 5 लाख रुपए दिए, दूसरे साल अगर आप 12 लाख भी दे रहे हैं, तो भाई उसमें से 7 साढ़े 7 लाख रुपए तो तनख्वाहों और टैक्सेस में चले जाते हैं। सही सही सही। आलमगीर साहब ये बताइएगा, ये जो मुर्तज़ा साहब को अक्सर आपने भी सुना होगा, वो ये कहते रहते हैं कि जी हम तो ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन लोग उठा के ले जाते हैं। तो ये वाला ज़रा मामला बताइएगा कि अगर ढक्कन उठा भी लिए जाते हैं तो क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन कोई बहुत ही ऐसा मुश्किल काम है जो नहीं हो सकता, और दोबारा ढक्कन लगाने में क्या मसला है? मुर्तज़ा आपसे कहना कि हम फिर चौकीदारी शुरू कर देते, फिर पुलिस थाने फारिग कर दें, फिर हम डंडा लेके बैठ जाते हैं, अवाम डंडा लेके बैठ जाए, हर ढक्कन के साथ चौकीदारी करे। ये क्या मंतक है? आपकी हुकूमत है, पुलिस आपकी है, पकड़े इनको। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आपने हजारों कैमरास लगाए तो इस्तेमाल करें उसको। दूसरी चीज ये, दुनिया भर में अब जो है वो प्लास्टिक फाइबर के, पीवीसी फाइबर के ढक्कन बन रहे हैं। यहाँ इसी मुल्क में ऐसे शहर हैं जहाँ लकड़ी के ढक्कन भी लगते, यानी उसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं जो चोरी के काबिल हो, आप वो इस्तेमाल करें। और वो कोई ऐसा और इतना मजबूत मटेरियल कि वो डंपर या टैंकर के चढ़ने से भी नहीं टूटता। वो 40 टन तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है, ये पीवीसी फाइबर वाला ढक्कन। आप वो इस्तेमाल करें। प्राइवेट वेंडर्स अवेलेबल हैं इसी शहर में, हम उनसे खरीद रहे हैं, तो आप भी खरीद सकते हैं। आप तो अपना प्लांट बना सकते हैं पीवीसी फाइबर प्रोडक्शन बनाया का। था शायद नहीं, इन्होंने जो बनाया वो सीमेंट सरिये वाले ढक्कन था, और उसका अभी तक नहीं पता कितने ढक्कन बनाए, कितने लगे। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक के ढक्कन बनाए। इसी आप शहर में कचरा उठाते, इसी से रिसाइकिल करके प्लास्टिक वेस्ट से आप पीवीसी फाइबर के ढक्कन बना सकते। तो ये इन सब चीजों का हल मौजूद है। अगर विल तो हो ना तो रास्ता निकलेगा। तो अभी तक विल नजर नहीं आ रही। विल की बात आप कर रहे हैं आलमगीर साहब, बिफोर कमिंग टू यू, मैं अगर हमारे साथ मुनीम ज़फ़र अभी भी मौजूद है। मुनीम साहब, अब मसला सर इतना सा है कि हम सिर्फ ये सोचते रह जाएं कि जी इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, ये है वो है। उस माँ बाप को क्या जवाब दें हम जाके ना। पिछली बार भी जब ये वाक़या हुआ था तो जो इब्राहिम के दादा थे उन्होंने कहा था मेरे बच्चे के साथ हो गया, फिर ये वाक़या ना हो। अब ये दिलबर का जो चचा या बाप कह रहा है कि यार मेरे बच्चे के साथ हो गया, अब किसी के साथ ना हो। सो यू नो, कब तक ये चीज़ इस तरह चलती रहेगी? कल मुर्तज़ा साहब ने कराची वालों से वादा किया है कि जी जुलाई तक ना ये काम वगैरह सारे निमट जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, यानी एक और वादा किया है। तो हम लोग फिर वादे वईद के ही इंतज़ार में बैठे रहें या फिर किसी वाक़े के होने के इंतज़ार में बैठे रहें? हेलो जी जी मुनीम साहब। अच्छा देखिए कि बात यह है कि सिर्फ वादों से तो काम नहीं चलाया जा सकता ना, सिर्फ दावों से तो मसले हल नहीं होंगे ना। अब आप ये बताइए कि आपने पहले कहा कि 60 दिन के अंदर रोडें मोटरेबल हो जाएंगी। 60 दिन को गुजरे हुए भी 60 दिन गुजर चुके। हमने बात की ना, हम बात कर रहे हैं भाई कि आप किसी चीज की डेडलाइन, यानी 2025 में कोई मंसूबा, कराची का बड़ा मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। पानी शहर को नहीं मिल रहा। K4 मंसूबा जो है वो 22 साल से K4 मंसूबा जो है वो पेंडिंग है। एक जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबा 2016 में शुरू हुआ था, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। रेड लाइन के नाम पर जो है, हेलो जी जी, आपको सुन रहे हैं। रेड लाइन के नाम पे पूरा शहर खोद के डाल दिया गया, कोई तारीख मौजूद नहीं है कब मुकम्मल होगा। जहांगीर रोड आपने देख ली, करीमाबाद अंडरपास आपने देख लिया। अरे भाई बात यह है कि आप के अंदर इतनी एहलियत ही नहीं है। आप नाअहली, बदइंसानी, करप्शन ने शहर को तबाह कर दिया। लोग अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं। देखिए ना,
एक बच्चा 8 साल का बच्चा, अभी 2 दिन पहले हैदराबाद में 5 साल की एक बच्ची मरियम, उससे पहले 1 हफ्ते पहले हैदराबाद में ही गटर में गिर के एक और बच्ची जो है 3 साल की बच्ची गिर गई। यार ये क्या मजाक है शहर के साथ कि आप शहर के अंदर लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, मंसूबे आपके मुकम्मल नहीं हो रहा है, शहर खोद के डाल दिया है, अंडर पासिस के नाम पे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। करीबाबाद अंडर पास के लोग ये सवाल का जवाब देना, बनाने की जरूरत क्यों थी? सिर्फ इसलिए कि जियाउद्दीन अस्पताल जो है डॉक्टर आसिम साहब को जाना था, इसलिए आपने खोद दिया, वहाँ जरूरत ही नहीं थी। आपने वहाँ खोद दिया, मुनव्वर सुरंगी के पास अंडर पास खोद दिया, हर जगह धूल मट्टी उड़ रही है। यार आपने शहर को क्या समझा है? शहर को आपने एक गोट के अंदर तब्दील कर दिया है। गोट भी बेहतर होता होगा, जो असर किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, अरबों रुपए ये खा गए और बात करते हैं 1 लाख, यानी अरबों रुपए खा गए और 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तो बताइए, बिल्कुल मजाक है शहर कराची के लोगों के साथ। लग तो मजाक ही रहा है। बहुत शुक्रिया मोनिम साहब आपका, आलमगीर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बात यह है कि कराची वाले और कराची के बच्चे अपनी ज़िंदगियां दे रहे हैं। कोई वालिदैन होते हैं जो खुद कोशिश करते हैं कि इन गटरों के ढक्कन लगाना शुरू करते हैं, कुछ समझते हैं कि कानून अपने हाथ में लेना है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको कौन अकाउंटेबल ठहराएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यही है कि पिछली बार जो बच्चा गिरा था उसको एक कचरा चुनने वाले ने निकाला था, इस बार जो बच्चा गिरा है उसके अपने चचा ने उठाया है। हम कब तक इस तरह के वाक़यात का मज़ीद इंतज़ार करते रहेंगे? एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और कराची एक बड़ी तबाही से बचा है। वो कैसे? वो ऐसे कि कुछ जो है लोग पकड़े गए, कुछ बच्चियां जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन ये जो वाक़या पूरा हुआ है ये कुछ सवालात छोड़ गया है। वाक़या ये कि सिक्योरिटी इदारों ने की है बर वक्त कार्रवाई और कम उम्र तालबा को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल होने से बचा लिया है और यूँ इस शहर को मुमकिन इंसानी अलमी से महफूज कर लिया है। कल वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सादिया गुफ्तगू की थी। बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के ज़रिए एक बलोच बच्ची से राबता किया, फिर ये कि उसे नफरत अंगेज़ मवाद और झूठी कहानियों के ज़रिए उसकी जहन साजी की गई, उसे ब्रेन वॉश किया गया, रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म बयानिया उसके जहन में बिठाया गया। और ये वाक़या मेरे ख्याल में वाज़े कर देता है कि दहशतगर्द तंजीमें अब रिवायती हदफ के बजाय कम उम्र बच्चों को, ख़ास तौर पर तालिबात को सॉफ्ट टारगेट बना रही है। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम गुलजार, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात करते हैं। उसके बाद हम फराज़ीम शाह को भी हम इस मौके पे गुफ्तगू के लिए ज़हमत देंगे। लेकिन खुर्रम, पहले आपकी जानिब हम आते हैं। क्या हुआ वाक़या, किस तरीके से गिरफ्तारी अमल में आई, ज़रा ये बताइए सबसे पहले तो। देखें, 25 दिसंबर को बताया जा रहा है कि एक चेकिंग के दौरान जो है वो एक लड़की जो कि बस में सफ़र कर रही थी, उसे चेकिंग के दौरान जैसे रूटीन चेकिंग होती है उसमें उस लड़की से पूछगछ की, तो लड़की जो है वो थोड़ी घबराई और कंफ्यूज हो गई थी। इसकी शक की बुना पे लड़की को वुमेन जो पोस्ट कांस्टेबल्स हैं उनके ज़रिए उसको बच्ची को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब थाने मुंतकिल किया गया तो होश अरबा जो है वो इंकशाफात जो है वो सामने आए कि बच्ची जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक नेटवर्क जिसको BLA से जा मिली थी और सोशल मीडिया वो घर में इस्तेमाल करी थी, अपने वालिदैन से छुप के जो बच्ची इंटरनेट इस्तेमाल करी थी, इसी को जो है वो बुनियाद बनाते हुए बच्ची को पहले कुछ जो है वो मवाद वो शेयर किए गए और उसके बाद जैसे जैसे बच्ची से बातचीत इनका सिलसिला आगे बढ़ता गया तो देखा गया कि बच्ची ने बताया कि उसके वालिद जो है वो भी नहीं है। इसके बाद बच्ची की जहन साजी की और उसको मजीद जो है वो एक हमदर्दाना रवैया उस बच्ची के साथ इख्तियार किया गया और फिर बच्ची को अपने जो तरीक़ेकार है इस तंजीम का जो कि अब डिजिटल इसको कह देंगे वॉर की तरफ लेकर आ रहे हैं, उसको उसमें साँचे में ढाला और फिर बच्ची ने ये बताया कि उसको एक वेंडर जो बस के जरिए वेंडर आई और फिर वहाँ से उसको कराची की हुकअप किया गया। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वी हैव गॉट विद अस मेंबर उर्सान असेंबली फराज़ीम शाह साहिबा। फराज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस बच्ची के जो भी रेवलेशंस थे वो भी हैं, बारहा इन्होंने नाम लिया है शरी बलोच का, जिन्होंने इससे पहले जो एक सुसाइड ब्लास्ट किया था। ठीक है,
ये जो सिचुएशन है इसको कैसे आप बताएंगी कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे? आप बलूचिस्तान हुकूमत कोशिश कर रही है बच्चों को एजुकेशन में इन्वॉल्व करने की, इंगेज करने की, लेकिन इसके बावजूद वो लूप होल्स कहाँ हैं जो छूट जाते हैं और उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करती हैं ये शिद्दत पसंद तंजीमें और मासूम बच्चियों को वो यूज़ कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को, अपनी पाक फ़ौज को, इंटेलिजेंस अदारों को हर वक्त कार्रवाई करके इस वाक़ये से कौम को बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। और फिर देखिए आपने कहा कि ऐसा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो बलूचिस्तान में तरक्की का अमल तेज़ तरीन हो गया है और बलूचिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बलूचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि फितनतुल हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने नापाक अज़ाइम लेके सामने आते हैं और ये मुट्ठी भर लोग हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि देखिए अब ये हमारे कमसिन बच्चों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये काफी तादाद में इनको खत्म कर दिया गया है बलूचिस्तान में और इनकी जो साजिशें थी वो दम तोड़ गई हैं। अब इस बच्ची के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं कि इसके फादर जो थे वो इनके साथ नहीं थे, वो मुल्क से बाहर थे और कुछ इनकी घरेलू टेंशंस भी चल रही थी। तो ये सॉफ्ट टारगेट आपके लिए बन जाते हैं ये बच्चे। और फिर वो शहरी बलोच का जो आपने जिक्र किया, इसी तरीके से अदीला बलोच भी एक बच्ची थी और वो नर्स थी, उसको भी पहाड़ों पे लेके जाया गया और वहां पर 2 दिन रखा गया, उसकी भी ज़ेम साजी करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी हमारी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों ने बर वक्त कार्रवाई की और बहुत बड़े नुकसान से पूरे मुल्क को, कौम को बचाया। देखिए बलूचिस्तान में बहुत कुछ बेहतर है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। गेम चेंजर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए हैं और तेजी से काम हो रहा है। इसीलिए ये जो दुश्मन पर साहबा एक चीज़ जो थोड़ी सी हॉरिफाइंग है और वो ये कि किसी को सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करना और सोशल मीडिया पर ट्रस्ट गेन कर लेना, इतना ट्रस्ट गेन करना कि आपको जो भी मवाद भेजा जाए उस पर आप यकीन करें और आप समझें और सोचें कि इस पर अमल किया जा सकता है, ये एक बड़ी हॉरिफाइंग चीज़ है। क्या हम इसको कूप अप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं और इसको कॉप अप करने का जो अमल है वो जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव कलेक्टिव तौर पे कोर कमांडर की तरफ से और वजीर आला बलूचिस्तान की तरफ से कलेक्टिवली वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। जिरगा सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। वजीर आला 5-5, 6-6 घंटे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करते हैं, सवालों जवाब होता है। इसके साथ साथ खेलों के मैदान आबाद किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जोरों शोरों से जारी हैं बलूचिस्तान में, एजुकेशन रिफॉर्म्स वहां पर लेके आए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे बल्कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाइना का मॉडल देख लें कि सोशल मीडिया कितना वहां पर कंट्रोल्ड है, हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं, यहाँ पर मैं अपने बलूचिस्तान की आवाम को ये भी बताऊं कि इसके पीछे जो नेटवर्क है वो तो बाहर मुल्कों में बैठ के अय्याशी भरी जिंदगी गुजार रहा है और यहाँ पर हमारे बच्चों को गलत गाइड करके, लेकिन सोशल मीडिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस वाकये की असल वजह मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, यूथ एंगेजमेंट का जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, यूथ इनसे मुतनफर हो रही है। तो इसीलिए ये इक्का दुक्का वाकया आपके सामने आ जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत से तरक्याती काम जो है और उसके कुछ मैं विटनेस भी हूँ। अभी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इस वक्त रखा गया है पूरे बलूचिस्तान के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स को न सिर्फ आईटी बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग के वाले मामलात भी होंगी। दीज एफर्ट्स आर वन थिंग। जी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी उसमें मौजूद है, आई नो इट। इसमें ये तो एक सारी चीज़ हो गई ना। असल मसला है फराह साहिबा, जब ये माइंड को हिट करते हैं, असल जो जहनसाजी वाली चीज़ होती है, आप सामने कुछ भी रख दें और अगर आप उसके माइंड को एज अ ज़ॉम्बी बना दें कि वो ना उसके जहन में कोई चीज़ असर करे ना कुछ करे, तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता। सो
पर्टिकुलरली इस मामले को एड्रेस करने के लिए, इन बच्चों की जहन साजी के लिए, इनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली ऑन द गवर्नमेंट लेवल फराह साहबा, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, गली गली जाके इस तरीके के एहतमाम करना कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए मेंटली, रादर देन जस्ट अनाउंसिंग द स्कीम्स एंड ऑल। जी, वही मैंने आपको बताया, जैसे आपने खुद ही कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर जगह जाके ये हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए। तो आप ये देखें कि कोर कमांडर और वजीर आला खुद डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो चुकी है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अकेली हुकूमत नहीं कर सकती, हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है और मीडिया कैन प्ले वाइटल रोल। मीडिया के थ्रू, आप लोगों के प्रोग्राम्स के थ्रू और स्पेशली आप लोगों के मॉर्निंग शोज लोग बहुत देखते हैं। मैं समझती हूँ कि प्रोग्राम्स के थ्रू भी अगर काउंसलिंग लोगों की जाए तो बहुत बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। लेकिन अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बलूचिस्तान में प्रोग्राम्स जारी हैं, यूथ एंगेजमेंट के प्रोग्राम्स जारी हैं, स्कूल लेवल्स पर बहुत से रिफॉर्म्स लाए गए हैं और इसकी तो बहुत ज्यादा डिटेल है। मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इस पे आप जरूर एक प्रोग्राम मेरे साथ करें ताकि मैं बलूचिस्तान में जो तरक्की का अमल शुरू हुआ है और 2 सालों में जो हमने सफर तय किया है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात NWB का मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करूंगी कि उसमें यूथ एंगेजमेंट बहुत भरपूर तरीके से जारी है और उसमें इस दफा बल्कि 80% हमारे स्टूडेंट्स को फोकस किया गया है, हकाइक उनके सामने रखे गए हैं। वो आते कुछ और जहनों के साथ हैं लेकिन जाते हैं तो वो कुछ और जहनों के साथ जाते हैं। तो ये कलेक्टिव कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। That's really great। फर्स्ट टाइम ये बताइएगा कि एक इकोनॉमिकल हिच है और मेरे ख्याल में उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इस जहन साजी करना शायद आसान हो जाता है। हम अब बैठकर, यानी 2025 में बैठकर अगर मैं बलूचिस्तान के बारे में सोचूं कि बलूचिस्तान के अवाम कब इकोनॉमिकली इतने साउंड हो जाएंगे और अगर एजुकेशन वाइज भी इतने साउंड हो जाएंगे कि कोई बाहरी आवाज़ उनके ऊपर उस तौर से असर नहीं करेगी, ये कब हो पाएगा? क्या हम कोई पाइपलाइन है हमारे पास, कोई टारगेट सेट किया गया है कि इतने साल लगेंगे हमें? जी देखिए, मैंने यही आपको बताया कि बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको 2022 में शुरू किया गया था। इसमें रोड्स की बहाली, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव। अच्छा, जो बॉर्डर्स हैं हमारे पंजगूर में, वाशुफ में, केच में, आपको पता है जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर बॉर्डर ट्रेड के जरिए ही लोगों की जो फाइनेंशियल मसाइल है वो हल होते थे, उनका जो कमाई का जरिया था वही थे। लेकिन अब उन्हें सब्स्टिट्यूट दिया जा रहा है, उन्हें जमीनें जो है जमींदारी की तरफ लेके आया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जो हमारे ऑलिव फार्म है उनको वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, बल्कि हुकूमत खुद उनको 2-2 एकड़ की जमीनें जो हैं वो उनको आबाद करके दे रही हैं। तो ये ऐसे ही इनिशिएटिव्स हैं कि आपके माशी मसाइल हल होंगे। फिर यूथ एंगेजमेंट के लोकल लोगों को एंगेज किया जा रहा है जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली फराह साहिबा, ये यकीनन इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे बात करते करते 2 घंटे भी गुजर जाए, बट आपको आगे भी जहमत देंगे। उम्मीद यही है कि इन प्रोजेक्ट से, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, उम्मीद यही है कि इन प्रोजेक्ट से जो भी किए गए हैं उनसे हम जहन बदल सकें अपने इन मुस्तकबिल के मेहमारों का, कि जिन्हें ब्रेन वॉश करके और लोगों के ख़िलाफ़ अपने मुल्क और अपने एसेट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स होप कि इस तरह के जो इंटरवेंशंस हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, वो इन बच्चों में, इनके वालिदैन में, बलूचिस्तान की आवाम में वो ट्रस्ट गेन कर पाते हैं। एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ टाइम जब हम इन बच्चों को इतना शऊर दे पाएंगे कि कोई बहरूनी आवाज़ उनके ऊपर असर नहीं करेगी, बल्कि उसे वो रिब्यूक करने में कामयाब हो सकेंगे। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगैन। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक वो अहम डेवलपमेंट जो कि हुई और जिसके साथ हम चाहते हैं कि हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ें, और वो है हमास के मज़ाहमती फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने अपने अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक की कर, और साथ ही ये भी हुआ कि अल-क़साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान की जानिब से जारी वीडियो बयान आया और अबू उबैदा समेत अल-क़साम के कई अहम कमांडर्स इसराइली हमलों में शहीद हो गए, जिसमें अबू उबैदा का असल नाम आपको बताएं कि हुज़ैफ़ा समीर अब्दुल्ला है, और जो ब्रिगेड है अल-क़साम ब्रिगेड, उसके मीडिया विंग अल-अलाम ने के सरबराह भी थे। अब मामला ये है कि अबू उबैदा ने 20 साल से ज़ायद अरसे तक अल-क़साम ब्रिगेड को अपना वक्त दिया, उसकी तर्जुमानी की और बहुत सारी खिदमात अंजाम दी, जो कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी भी किस्म का एक बैकलॉग क्रिएट करेगा या हमास जो मज़ाहमत कर रही है इसकी किसी भी मज़ाहमती अमल को रोक देगा या नहीं, या फिर अब बचा ही कुछ नहीं है। इसके साथ साथ हम इस मामले को भी डिस्कस कर लेंगे कि जो एक नई इसराइल ने एक नया ड्रामा रचा है और एक नए मुल्क को रिकग्नाइज़ करने के पीछे क्या क्या मामलात हैं सोमाली लैंड के, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान और तजियाकार सीनियर तजियाकार अब्दाब गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टार्टिंग विद द असैसिनेशन, और अब मेरे ख्याल से एक एक करके वाइप आउट करना उन तमाम तर मज़ाहमती आवाज़ों को अब मुश्किल होता जा रहा है, उन मज़ाहमती तंजीमों को टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रूटैलिटी ऑफ इसराइल। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सुबह बखैर। देखें, नहीं, शहादतें जो हैं वो तो मतलूब मकसूद मोमिन होती है, और दूसरी बात यह है कि जाहिर है अल-क़साम ब्रिगेड जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशंस किए वो मेरे ख्याल में बड़े दाद तहसीन के लायक हैं। दूसरी जानिब जो है वो इजराइल जो है वो 30% जो है वो बिल्कुल वहाँ मौजूद है, और 70% जो है उसको अल-क़साम ब्रिगेड और दीगर हमास के जितने भी ग्रुप्स हैं उन्होंने उनको नकेल डाली हुई है, और ये बात खुद इजराइल तस्लीम कर रहा है। 2023 7 अक्टूबर से लेके आज तक इजराइल वहाँ फतह हासिल नहीं कर सका। वो इजराइल जिसको पूरी मगरिब की सपोर्ट है, वो इजराइल जिसको पूरी अमेरिका की सपोर्ट है, जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं, जिसके पास सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसके पास एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन तमाम को जो है वो उन्होंने लताड़ के रख दिया है। तो ये जो लोगों की शहादतें हैं, आपने देखा इस्माइल हनिया की शहादत हुई, दीगर लोगों की शहादतें हुई, इसमें ठीक है नुकसान होता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने जामे शहादत नोश करना है। ये जिस दिन इस हमास को ज्वाइन करते हैं उस दिन इनका इल्म होता है, घर से ये खुदा फिश करके आते हैं, कफन पहन के आते हैं, और इनको इल्म होता है कि हमने जामे शहादत नोश करना है, इसलिए ये अपने साथ नीचे लोगों को ट्रेन करते हैं। आपको नजर आ जाएगा, जाहिर है एक कमांडर जो होता है वो एग्जीक्यूट करवाता है अपने ऑर्डर्स को मुख्तलिफ जगह से, और जाहिर है जो एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं ये ऐसे ही है कि एक जनरल है, जनरल के नीचे एक ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेडियर के नीचे एक लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो उनकी ट्रेनिंग उसी अंदाज में हुई होती है, और जाहिर है एक मुजाहिदाना अंदाज के अंदर जिसने ट्रेनिंग की हो, जो देखें, फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज, उस आदमी से हमेशा डरें जिसके पास देने के लिए सिर्फ जान हो और उसके पास कोई चीज ना रहेगी हो। लेकिन इजराइल के पास बहुत कुछ है देने के लिए, इस वजह से वो ये चाहते हैं कि दूसरे ममालिक आए और वो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला साहब हमें इसकी दूसरी साइड भी देखनी चाहिए, एंड दैट इज़ जब इससे पहले याया सिनवार की शहादत हुई तो उस वक्त भी यही हुआ। उस वक्त भी यही लोगों के जहनों में थॉट आया कि शायद इसके बाद डिसमेंटल कर दिया गया है हमास को और हमास अब खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन आज अबू उबैदा की शहादत के बारे में हम बात कर रहे हैं और कल कोई और नाम होगा जो क़यादत कर रहा होगा हमास की। बट द पॉइंट इज़ दिस कि हम तो सीज़ फायर की तरफ जा रहे थे, हम तो हमास को डी वेपनाइज करने की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आप उनके लीडर्स पर, उनके तर्जुमानों के ऊपर हमले करने चले जाते हैं। क्या ये ह्यूमन राइट की वायलेशन में एक और वायलेशन नहीं है जो हम की जा रही है गजा में? देखें, हम या तो हम बहुत भोले हैं या फिर हम समझना नहीं चाहते। बात यह है कि मैंने आप ही के बोल के ऊपर ही बात की थी, यही बोला था कि ये नहीं रुकेगा, और ये जो मुआहिदा शर्म शेख के अंदर हुआ, ये धज्जियां उड़ चुकी हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी।
कल आपने देखा कि किस तरीके से इशहाक डार साहब ने इसके ऊपर वजाहत जो है वो कर दी है, और वो क्यों की है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 नुकात थे। हम बिल्कुल जो है वो वहाँ एक पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाह रहे थे, हम बिल्कुल चाह रहे थे कि हमास जो है वो डीवेपनाइज हो जाए, हमसे मुराद वो तमाम ममालिक जो बैठे थे, और हम ये भी चाहते थे कि वहाँ खित्ता जो है वो जंग व जदल से पाक हो जाए। पाकिस्तान के 3 बुनियादी शराइत थी। एक ये है कि जो वहाँ जबरदस्ती लोगों को इनखला किया जा रहा है वो बंद किया जाए, जो वहाँ इमदाद है वो लोगों तक पहुंची जाए, और तीसरी बात यह है कि वहाँ जो किलिंग है वो खत्म हो जाए। तो क्या शर्मुल शेख माहदे के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई थी, क्या उनके ऊपर इजराइल अमल कर रहा है? तो इजराइल है जो माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। माजी में भी जब 3 स्टेजेस के अंदर ये माहदा तय पाया था, तो पहली स्टेज के अंदर जब उन्होंने अपने कैदी रहा करवा लिए, तो उसके बाद उसी शाम उन्होंने दोबारा हमला करके वो सैबोटाज कर दिया। अब बात ये करने वाली जो अहम तरीन बात है वो ये है कि क्या इजराइल ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया? क्या फलस्तीन के ऊपर वो बात करने के लिए तैयार है? जब नहीं है, और वो सिर्फ तमाम जो बाकी ममालिक बैठ के वहां मुआहदा कर लेते हैं शर्मुल शेख के अंदर, जिसके अंदर फलस्तीन शामिल ही नहीं है, वो जो अमेरिका के अंदर जो है वो बकायदा प्रेस टॉक हो जाती है जिसमें फलस्तीन शामिल नहीं है, वो यूएन के अंदर जो है फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें फलस्तीन का नुमाइंदा कोई नहीं है, तो आप मुझे बताएं वो कैसे कामयाब होगा? तो गुल साहब फिर इसका मतलब यही लेना कि इट वाज ऑल ऑफ अ ग्रेटर प्लान। जब आप एक तो मेन स्टेक होल्डर को शामिल ना करें, और उसके बाद वो तमाम तर देखें, आज ये ममालिक चिल्ला रहे हैं ना, चीन से लेके गल्फ कंट्रीज तक, क्यों चिल्ला रहे हैं जी? क्योंकि जी सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया है नेतन्याहू साहब ने, जबकि अमेरिका तक ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया कि ये सोमाली लैंड है कहां, रियली आई डोंट नो इवन अबाउट इट। तो ये ग्रेटर प्लान आपको लग रहा है कि मामला तो ये, हालांकि सोमाली लैंड ने कह दिया कि नहीं जी हमारा कोई प्लान नहीं है गजन्स को यहाँ पे लाके और उनको रिसेटल कराने का, बट इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पहले इन्होंने कहा सऊदी अरब के अंदर जो है हम बसा देंगे लोगों को, लेकिन क्या सऊदी अरब ने उसका इनकार कर दिया? उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम क्यों करें। पहली बात यह है कि नाजायज तो इजराइल बैठा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि इजराइल जो है वो कौन होता है फैसले करने वाला, लेकिन इसमें 2 कैचेस हैं। सबसे बड़ा कैच जो है वो ये है कि इनको ये शक पड़ गया है इजराइल को कि कहीं अमेरिका हमारी जो है वो हाथ ना छोड़ दे। ये मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ। आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं मजीद इसको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब वो ऑफिस में आ गए ओवल के, तो उनके लिए मजबूरी हो गई। लेकिन आज नहीं तो कल कोई आने वाला प्रेसिडेंट ये अनवांटेड सपोर्ट जो है ये खत्म कर देगा, क्योंकि आप ये गौर करें कि आज लोग अमेरिका में ये बात करना शुरू हो गए कि अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट। 70 लाख लोगों का जलूस निकलता है, नौजवान नस्ल, वहां जो यंग जनरेशन है, जेन जी, वो बेदार हो गई है, और यूरोप से लेके अमेरिका तक जो है वो एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। लेकिन वहां की हुकूमतें जो हैं वो एडमेंट हैं, वहां की हुकूमतें बज़िद हैं कि वो किसी सूरत इजराइल को करती रहें सपोर्ट, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? इस वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मामला खत्म हो जाए। कनेक्टिकट में जब खिताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आपको याद है कि 2 मेंबर कौमी असेंबली जो थे, उन्होंने कहा कि वी शुड रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, तो उसके ऊपर उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, जिसपे ट्रंप साहब ने और बाकियों ने तालियां बजाई। आपको याद होगा ये बात। तो फिर इसका मतलब तो वाज़े था, ग्रेटर इजराइल का जो आपने सोमाली लैंड की बात की, वो ग्रेटर इजराइल, सॉरी मैं इट्स ऑल राइट, दैट इज व्हाट मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही थी कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब आपके अंदर से ही आवाज़ें आज उठ रही हैं, तो वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब आपके मुल्क में मौजूद लोग ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं कि हम क्यों इसराइल की वॉल को फ़ंड कर रहे हैं, हम क्यों इसराइलियों को फ़ंड कर रहे हैं, और हमारी इकॉनमी वहाँ क्यों जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर जो कुर्बानियाँ गज़ा के लोग दे रहे हैं, जो हमास कुर्बानियाँ दे रहे, वो रायगा नहीं जाएंगी, और ज़रूर इसका कोई हल निकलेगा। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें दुनिया भर से हो रही हैं वो गज़ा वालों के लिए सूदमंद साबित हो सके। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस।
मौसम, कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर चेंज हो रहा है। वेल चेंज तो सुवात में आया, यानी बहरीन में हमने देखा कि बर्फबारी हुई, उधर आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी हुई और लोगों ने एंजॉय किया। और जो सयाह इस बीच ट्रैवलिंग कर रहे थे और उनकी कोई मंजिल ऐसी जगह पर थी जहाँ बर्फबारी हुई, आई एम श्योर वो लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे कि ये बर्फबारी वो देख पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ख़ास कर पे ऐसे इलाकों में इसलिए ही जा रहे होते हैं कि बर्फबारी को देख पाएँ, क्योंकि ये एक रेयर व्यू होता है। हम सबको तो बर्फबारी खासकर कराची में रहने वाले लोगों को तो नहीं देखने मिलती है, तो ये होप होती है कि बर्फबारी मिल सके। वेल ओवरऑल इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। मुल्क के बड़े शहरों में क्या टेम्परेचर्स हैं, आज का टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कराची में क्या टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कराची में मिनिमम टेम्परेचर 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम क्वेटा की बात कर लेते हैं तो क्वेटा का टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जा सकता है। अब कल से कराची में भी खुद की कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया, कराची में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद बारिश होगी। मतलब आज तो नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं किसी दिन तो बारिश होगी। इसके साथ ही मुल्तान का टेम्परेचर भी आपके साथ शेयर करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 मुल्तान में रहने का इम्कान है। और इसके साथ साथ अगर आगे हम बढ़ते चले जाएं और लाहौर का जिक्र करें तो लाहौर में मिनिमम टेम्परेचर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 रहने का इम्कान है, लेकिन वेदर क्लाउडी रहेगा। और मेरे ख्याल में पिछले 4 दिन से हम लाहौर में देख रहे हैं कि वेदर क्लाउडी ही है। वफाकी दारुल-हुकूमत की क्या सूरत हाल है ये हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। मिनिमम टेम्परेचर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 रहने का इम्कान है, लेकिन पार्टली क्लाउडी है। ओवरऑल अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो हमने यहाँ देखा कि धुंध भी उतनी नहीं रही जितनी हमें लाहौर में नज़र आई है। और पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कमिंग बैक टू पंजाब के फैसलाबाद शहर में फैसलाबाद की सूरत हाल क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर मिनिमम टेम्परेचर 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाने का इम्कान है। और दीगर शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। वेयर आई सी कालाम में -6 तक जा सकता है, स्कर्दू में -3 तक जा सकता है। सो दैट इज़ अबाउट इट। वेदर की सिचुएशन से वापस चलते हैं अपने मेन स्टूडियोज़, जहाँ से फैसल आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने तो आदाद शुमार बताए। चलिए कराची का पहले रुख कर लेते हैं और क्या सूरत हाल रहेगी कराची में। कहा तो ये जा रहा है कि शायद आज बारिश हो, तो चलते अपनी नुमाइंदा मरियम की जानिब। मरियम, मौसम सर्द तो होता जा रहा है, बारिश की पेशगोई भी है गालिबन? महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज से मौसम सरमा की पहली बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है कि आज रात को कराची में बादल बरसेंगे। आज और मंगल और बुध की दरमियानी शब के दरमियान जो है शहर कायद में बारिश के अच्छे और कभी इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके बाद कराची में ठंड में इजाफा जो है उसकी पेशगोई की गई है। याद है कि इस वक्त भी शहर कायद में धुंध छाई हुई है और हद निगाह जो है वो 3 किलोमीटर तक महदूद हो गई है। आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 70% रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में इस वक्त हवा मुकम्मल तौर पर साकिन है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आज गुज़िश्ता 2 रोज़ से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे के इलाकों की जानिब जो है वो आ रहा है। आज जो है रात से तो ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला या बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है बलूचिस्तान समेत सिंध के इलाकों को जो है वो मुतासर करेगा। और कभी मरियम कराची की सूरत हाल तो कुछ ऐसी है कि यही करते चले जा रहे हैं कि शायद यहाँ बारिश हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए और इस बारिश के बाद शायद यहाँ थोड़ी ठंड भी हो जाए। अलबत्ता ऐसा हो नहीं रहा। जहाँ पर बारिशें और बर्फबारी हुई है पिछले दिनों वहाँ का जिक्र कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ मरी की। मरी का टेम्परेचर इस वक्त तो 14 है। बाकी क्या सिचुएशन है, आसिफ सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बताइएगा कि क्या इस वक्त वेदर अपडेट आ रही है मरी से। हमें तो पता चला है कि मौसम बड़ा सुहाना है, बर्फबारी भी लोगों ने एंजॉय कर ली है यहाँ पर। जी, मौसम सरमा की तातीलात के बाद मलका अक्सार मरी में स्याहों ने यहाँ पर डेरे डाली हैं। मुल्क भर से स्याहों की खासी तादाद यहाँ पर पहुँची है। आज जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मौसम भी ठंडा है, जबरदस्ता हवाएँ भी चल रही हैं, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। जबकि अगर बात की जाए स्याहों की तो स्याह जो है इस टाइम मरी के तमाम तफरीही मकामात पतराटा, बुरबन, यूबिया, नथिया गली, कश्मीर पॉइंट, पीडी पॉइंट वहाँ पर पहुँचे हुए और उन्होंने वहाँ पर डेरे डाल रखे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आज से अगले 3 रोज़ तक
हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बायस सयाह जो है इस इंतजार में है कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो लाइव बर्फबारी के मनाजर देख कर जो है वो आप नज़ारे देख सकें। जबकि अगर इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है ताकि सयाहों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और उसके अलावा आप हमें मरी से अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो मज़ीद मौसम की अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कराची से करते हैं आगाज़। ख़बरें हैं बारिश वगैरह की, ज़रा बताइए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है ये गुज़िश्ता रोज़ से जो है मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासिर कर रहा है। कल भी जो है वो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों से रेनफॉल की रिपोर्ट आई है। तमाम ये सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब और मशरकी इलाकों की जानिब गामजन है और इस बात की तवक्को है कि आज शाम रात गए से लेकर कल अलग सुबह तक कराची में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ सिंध के भी अक्सर मगरबी अजला में बशमूल हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, लाड़काना, सखर, घोटकी वगैरह में बारिश होगी और इसी तरह ये सिलसिला आगे की जानिब गामजन होता हुआ जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बलाई पंजाब को भी मुतासिर करेगा। और इस बात की तवक्को है कि न्यू ईयर नाइट पर गलियाद और मरी के अतराफ में जो है बर्फबारी भी हो सकती है। वाह, अच्छा आजिम साहब ये बताइएगा कि ये जो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है कराची में, क्या इसकी वजह से टेम्परेचर नीचे आने में भी कोई मदद मिलेगी या नहीं, या कराची वाले बस थोड़ी सी हल्की बारिश के बाद वही वेदर देखेंगे जो हम अभी देख रहे हैं? देखिए जी, बारिश के बाद जब हवा चलेगी तो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा फील की जाएगी। ताहम बादलों की मौजूदगी की वजह से दर्जा हरारत तो नहीं गिरेगा, लेकिन फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और जब ये सिलसिला मुल्क से तकरीबन 2 तारीख के बाद मशरिक की जानिब निकल जाएगा, तो जब उसके बाद नॉर्दर्न ठंडी हवाएं आएंगी तो उस दौरान इस बात की तवक्को होगी कि कराची का टेम्परेचर मजीद गिर जाएगा। और पंजाब के मैदानी इलाकों की अगर बात करें, आज सुबह से स्मॉग का बड़ा राज था वहाँ पे, बड़ी धुंध थी। ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? लेकिन ये फॉग का सिलसिला जो है ये आज के बाद सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जब बारिशों का सिलसिला मुल्क के इलाकों को मुतासर करेगा तो इसके बाद जो है वो तकरीबन 2 से 4 तारीख तक जो है ये फॉग का सिलसिला सबसाइड हो जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान जो है बारिश जब हो जाएगी तो फिर फॉग छट जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू। एंड कराची में बारिश हो जाए ताकि थोड़ा तो टेम्परेचर चेंज हो, कराची वाले भी सोचें एक्चुअली सर्दी आई थी इस साल कराची में। मुल्क की मौसम की तो हमने बात कर ली, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे अमरीका, जहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट रियासतें हैं, मिड वेस्ट रियासतें हैं, शदीद मौसम और बर्फ़ानी तूफ़ान की लपेट में है। और इन रियासतों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और कनाटिकट ये शामिल हैं। आई एम श्योर वहाँ पर ये वेदर इस साल नहीं बल्कि हर साल हम देख रहे हैं कि वेदर एक्सट्रीम्स में जाता है। और जो रियासती गवर्नर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इन रियासतों में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं और रियासती इदारे कारोबारी ज़िंदगी बहाल करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। न्यूयॉर्क में 4 साल में सबसे ज़्यादा 8 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। कौसर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, वेदर भी जानेंगे उनसे कि क्या वेदर है और एक्चुअली क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। कौसर अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि हम देख रहे हैं खासकर यूएसए में भी सर्दियां आर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। ये इस वक्त अमेरिका की मिड वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रियासतें शदीद मौसम और बर्फानी तूफान की जद में हैं। इन रियासतों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेटिकट शामिल हैं। कई रियासतों में रियासती गवर्नर्स ने एमरजेंसी नाफिज की और एमरजेंसी इदारे मामूलात ज़िंदगी बहाल करने में मसरूफ़ हैं। बर्फ़बारी की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम दरम बरम होने के साथ साथ हज़ारों की तादाद में जो परवाज़ें मनसूख हुई, जिससे अमरीकी शहरियों को सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इन तातीलात में क्रिसमस से न्यू ईयर तक जो तातीलात हैं, इसमें इस साल अमेरिका की हिस्ट्री में लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है। अमेरिकी शहरियों ने बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र किया है, एक दूसरे रियासतों में आना जाना। लेकिन बर्फ़बारी की वजह से ये जो ट्रैवलिंग है ये भी मुतासर हुई। 8 इंच से ज़्यादा न्यूयॉर्क में बर्फ़बारी हुई
अभी तक जो मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आने वाले दिनों में इन्हीं रियासतों में दोबारा शदीद सर्दी, शदीद मौसम और बर्फ जो पेशीन गोई की गई। कौसर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब ज़रा सियासी नाश्ते की बात कर लें। आज बहुत ही गर्मा गर्म मामलात हैं और वो हैं MQM की सियासत एक बार फिर नहायत हसास मोड़ पे आ खड़ी हुई है। और पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ माजी के एक संगीन और दर्दनाक वाक़े को दोबारा सियासी मुकालमे का हिस्सा बना दिया, बल्कि उसके असरात कराची की सियासत और कौमी सतह पर भी महसूस किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बयानात फैसल हैव कम इन अ टाइम जब हम देख रहे हैं कि MQM की अपनी सियासी जो समत है वो तंजीमी तशख़्ख़ुस और शहरी सियासत में किरदार के हवाले से पहले ही अहम सवालात का सामना कर रही है। और जो एनालिस्ट हैं यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ को महज एक फ़र्द या एक वाक़ये तक महदूद नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे MQM की अंदरूनी जो तारीख़ है, फिर क़यादत के मुख्तलिफ़ अदवार हैं, कराची की पेचीदा सियासत के तनाजुर में भी इसे परखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पेश आई। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हालिया बयानात, इसको क्या MQM के अंदरूनी एहतसाब की कोशिश समझा जाए या फिर एक सियासी मौक़िफ़ की वजाहत है, क्योंकि डॉक्टर इमरान फ़ारूक कत्ल केस को दोबारा सामने लाने का वक्त जो है वो अब क्यों आया है, इसके पीछे क्या मामला है? देखिए, उसकी वजह ये बनी आज की मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अभी की कि 15 साल पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसको कत्ल करवा दिया। सारी दुनिया को पता है, ठीक है। उसके बच्चों को कोई की आबियारी नहीं की। उनकी बेवा, शहीद इनकलाब कहते थे, उसकी बेवा वहाँ पर बेचारी एड़ियाँ रगड़ कर मर गई कैंसर में। उसको नहीं देखा। उसके यतीम बच्चों को, छोटे बच्चे थे, उनको नहीं देखा। उसके बाद वहाँ पे उनको घर नहीं था, उनको वहाँ पे वेलफेयर वालों ने घर दे रखा था, जो नहीं कि जो खैराती घर होता है वो दे रखा था। ये ख़ुद वहाँ पर आलीशान महल नुमा घर में रहता है खुद वहाँ पे। इसके 8-9 और घर हैं जो कि हम जानते हैं, 8-9 घर तो हम जानते हैं जो कि हैं। उसमें से एक घर दे देता है शहीद इनकलाब, जिसको कहता है 40 साल जिसने लगाए। ये नहीं किया। सबको हालात की मजबूरियों की वजह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो गई। वो केस जो है वो दब गया, रुक गया केस। अब 15 सालों के बाद इस आदमी की हिम्मत देखें कि ये सोशल मीडिया पे आके खिताब करके, टीवी पे तो नहीं दिखाते, लेकिन ये लो इंटरव्यूज देके ये बता रहा है कि ये कह रहा है कि ये अल्ताफ हुसैन कातिलों का बताएगा। जो खुद कातिल है वो कह रहा है, कौम को कह रहा है, लोगों को कह रहा है, अपने वर्कर्स को कह रहा है कि मैं कातिलों का बताऊंगा कि कातिल इमरान फारूक के कातिल कौन है, और इंतज़ार करो और मेरे इशारे समझो और ये करो। तो हम जिंदा हैं, देख रहे हैं, ठीक है, खामोश थे, चीज़ें थी। तो डेफिनेटली जो है वो फिर जिस ज़ुबान में इनको समझ में आती है बात, और इनको ये बताना ज़रूरी था कि भाई हम भूले नहीं हैं, आप ही कातिल हैं, आप ही ने इसको इमरान फारूक को कत्ल करवाया था। और आप आज आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप सबको बेवकूफ़ समझते हैं। मेमोरी जो है वो लॉस हो गई है, कोई आपको जानता नहीं है। तो इनका असल चेहरा दिखाने के लिए मुझे ये सारी गुफ्तगू, सारी बात करनी पड़ी। सही, राइट। मुस्तफ़ा साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह के जो बयानात होते हैं MQM के वोटर को मज़ीद तकसीम नहीं कर देंगे या शफाफियत की तरफ ले जा सकते हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? दूसरी बात ये कि कराची की सियासत पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। क्या ये मामला शहरी सियासत में मज़ीद तनाव नहीं पैदा कर देगा? अल्ताफ हुसैन तो क्लोज चैप्टर है, लंदन क्लोज चैप्टर है, और हमारे वोटर्स जो है वो वोटर्स को ये कंफ्यूज कर रहा था। तो जो है वो हमने ये वाली बात की। ये बैठकर मैंने जैसे बताया कि भाई ये बैठकर कातिल बैठकर ये बता रहा है कि मैं बताऊंगा कि कत्ल किसने किया। भाई कातिल हो भाई तुम खुद, और नून तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, तुमने इमरान फारूक को मरवाया है, लोग पकड़े गए हैं, सब चीजें हैं। अच्छा भाई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा बंदा कत्ल हुआ, तुम बता क्या, तुम 15 सालों में तुम जाकर बरतानिया में तो आज़ाद अदलिया है, बरतानिया में तो आज़ाद एजेंसियां हैं, जाकर वहाँ पर अपने शहीद इनकलाब के कातिलों के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए कोई रेड दाखिल की, कोई एप्लीकेशन लगाई, कोई कोर्ट में गए, तो एक दफ़ा भी बेवा को देखने गए जो उसकी बेवा थी 15 सालों में। तो ये जो है ना चोरी और सीना जोरी कत्ल करके, और फिर वो खुद जो है वो ये बताना, लोगों को बता रहा है कि मैं बताऊंगा कि कत्ल किसने किया।
तो इससे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, सवाल बिल्कुल बजाय नहीं, ये अदर कह रहा हूँ, हमने तो इस कंफ्यूजन को खत्म किया, क्लियर किया, ना कि कंफ्यूजन को क्रिएट किया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप तहकीकात की बात कर रहे हैं मुस्तफा भाई, एमक्यूएम बतौर जमात इस मामले को कानूनी फोरम्स पर ले जाने के लिए है तैयार? क्योंकि माजी के तनाज़ात से निकलना चाहते हैं, तो उससे निकल के फिर क्या मुस्तकबिल होगा एमक्यूएम का? खुद आप उसमें अपना क्या रोल देख रहे हैं? के पास भी एमक्यूएम में जितनी मालूमात है वो देने के लिए तैयार है, देंगे सबको। देखें, कोई मालूमात किसी के पास छुपी हुई नहीं है। ये केस बंद हुआ इंडिया के कहने पे, क्योंकि इंडिया रेड हैंडेड पकड़ा गया था, बरतानिया ने अपनी डिप्लोमेसी बचाई है और ये केस बंद हुआ है वहाँ पे, वरना ये ओपन एंड शट केस था। एविडेंसेस सारे साथ थे, हमें पता है इस वाली बात का। जो हमसे जब जिस वक्त जो पूछेगा हम सारी बातें बताएंगे, सबको पता है कि कातिल कौन है। सब बारी एमक्यूएम की सियासत के बाद जो महाजिरों के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में अगर हम जाते हैं, क्या इससे पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को सबक नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो भी अपनी सियासत को कुछ इसी समत ऐसा लगता है ले जाना चाहते हैं या शायद ले जा चुके हैं। देखिए, हमने तो ये रीत डाली है कि अपने लीडर की भी अगर गलत बात है तो उस गलत बात को नहीं मानी जाए और नहीं सुनी जाए, और अगर वो ज़्यादा इंसिस्ट करे तो उसके खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए, और हमने करके दिखाया। ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है, वाहिद हम लोग हैं जिन्होंने हमने अपना लीडर ही बदल दिया। तो ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में काम हुआ नहीं, और ये काम कोई छोटा और आसान काम नहीं है। माइंड यू, आपको याद दिला दें कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ की बात ना मानने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी। मौत हुआ करती थी। इसके बावजूद हमने गलत बात पे एक लेवल आया कि हम गलत बातों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और हमने बगावत कर दी। ये, और अगर हम एज अ कारकुन, मैं जनरल कारकुन, मैं तमाम पाकिस्तान के कारकुनों को कहता हूँ कि हम हैं जो लीडरों को ख़राब करते हैं। लीडर की गलत बात को उस वक्त बताना, बोल देना चाहिए, और अगर वो इस तरह की हरकत करे कि जिसमें जो है वो बिल्कुल समझ में आ रही हो बात के तबाही बर्बादी है, तो उसके अगेंस्ट उसको छोड़ देना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। हमने तो ये करके दिखाया है और हमने किया है, और माजरत के साथ ऐसा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में कि सारे लीडरान जो है वो सारे फैसले जो है वो ठीक ही, लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ कल्चर है जी हुजूरी की और यस सर की, तो ये हो रहा है। लेकिन हमने तो हम बुशिकन लोग हैं, हमने तो नई रिवायत डाली। ठीक है मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब देखते ही हैं कि ये जो एक नया मामला उठा है इसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है, और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, तहकीकात की, क्या वो हकीकी मानों में ट्रांसलेट होती है या नहीं। एंड इफ यू सीइंग केस पे इंडिया इन्वॉल्व था और अपनी डिप्लोमेसी बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया या यूके ने किया, तो मे बी इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन द इंटरनेशनल लेवल भी होनी चाहिए। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, आपने रहना हमारे साथ। वेलकम बैक अगैन। इस वक्त जो भी सूरत हाल हम पूरी दुनिया में जिससे हम जूझ रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नुकसान हम अपने खुद कर रहे हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हैं, ये मैन मेड हैं। एक्चुअली मैं अभी जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के समंदर खामोशी से एक बड़े माहौलियाती बहरान का शिकार होते चले जा रहे हैं, और गैर कानूनी माहीगीरी के मुख्तलिफ तरीके समुद्री हयात को बतदरीज तबाह कर रहे हैं। एंड रिसेंटली एक नया गैर कानूनी रुझान जो सामने आया वो है लाइट फिशिंग, एंड आई एम श्योर फैसल भी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस लाइट फिशिंग है। तो आप मनाजिर में देख लीजिए ये अब ये है कि इस तरीके में मछली के शिकारी रात के अंधेरे में समंदर में ताकतवर लाइट्स जला देते हैं, जिससे मछलियां दिन निकलने के धोखे में सतह आब की तरफ आ जाती हैं और आसानी से अब ये पकड़ ली जाती हैं। ये तरीक़ाकार न सिर्फ गैर फितरी शिकार है, बल्कि मछलियों के कुदरती आराम और अफजाइश के निज़ाम को भी मुतासिर कर रहा है। अब इस पर फिर एक स्टोरी हुई, और अच्छी बात यह है कि फिर इसके बाद कार्रवाई इस पर बहुत सारी हुई है, लेकिन तब तक कितना नुकसान हो चुका था, और ओवरऑल हमारा जो समंदर है हम उसको अपनी ही
हरकतों से, अपनी ही ह्यूमन इंटरवेंशन से कितना ख़राब कर रहे हैं, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शबीना फराज। आप एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट हैं और दहाइयों से एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, और ये स्टोरी भी जब आपने की तो उसके बाद फिर लोग जागे हैं। और अभी वी आर टॉकिंग ऑफ कैमरा, तो उनको लोगों ने जो अथॉरिटी वहाँ पे कहा कि अरे ये तो हमारी नाक के नीचे से हो गया। शबीना अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। कब पता चला आपको ये काम हो रहा है, कितने अरसे से ही हो रहा था? सवाल पूछने का मकसद ये है कि कितना नुकसान हम ऑलरेडी कर चुके थे। हम तो इसमें माहिर हैं कि अपना नुकसान कर लें। तो और अगर सिर्फ इस चीज़ की आप बात करें, लाइट फिशिंग की, तो 3-4 साल से ही हो रहा है। किसी ग्रुप में कोई बात चल रही थी तो मैंने भी इस स्टोरी के पीछे फॉलोअप किया, और फिर मुझे पता चला कि ये तो वो अजीम कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं कि समंदर को खाली कर रहे हैं। होता ये है कि चांद की अंधेरी रातों में, जब चांद नहीं होता शुरू की तारीखों में या आखिरी तारीखों में, तो ये बड़ी बड़ी बीम लाइट्स लगा के और उतरते हैं। अब अमूमन 2 कश्तियाँ होती हैं। एक छोटी कश्ती होती है जो लाइट लगा के खड़ी हो जाती है, और बाज़ दफ़ा तो समंदर में भी लाइट छोड़ देते हैं। तो वो मछलियाँ रोशनी पे अट्रैक्ट होती हैं और उनके गौल लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो जाते हैं। जब वो जमा हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ जाल डालते हैं। बड़ी कश्ती आती है, जाल डालते हैं। जाल भी बहुत बड़े होते हैं, जिसको खींचने के लिए वो बाकायदा जनरेटर मौजूद होता है कश्ती पे, और जाल को खींचने वाली मशीनें होती हैं हैवी, फिर वो इस तरह उठाया जाता है। यानी अगर एक आम कश्ती 1 टन मछली ले सकती है, बड़ी कश्ती, तो इस तरीके से बड़े आसानी से 5 टन 6 टन यानी 6 गुना ज़्यादा कैच पकड़ लेते हैं। और ये अननेचुरल है ना हमें ये, बट इसमें और बहुत सारे नुकसान आते हैं। मतलब एक तो मछलियों का आप नुकसान कर रहे हैं, मछलियों की अफजाइश, उनके आराम का नुकसान करें। बट आई हैव हर्ड कि ये जाल इतने बारीक होते हैं कि इसमें जो बेबी फिश होती है वो भी आ जाती है। ऐसी वो बहुत सारे और जो अंडर सी स्पीसीज हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम शायद उनको खाते भी नहीं है, उनका प्रॉब्ली बिजनेस भी नहीं है, बट उनको भी आप लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो भी पकड़ में आ रही है। मसलन ये कतरा जाल कहलाती हैं। ये तमाम कश्तियाँ वो हैं जो बहुत बारीक जाल इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि बेसिकली ये फिश मील के चिकन मील के लिए जो है ना वो पकड़ती हैं, तो छोटी मछलियाँ ही पकड़ती हैं। तो इनके पास जाल भी बहुत होते हैं। वो आप यूँ समझ लेते कि आपने समंदर में झाड़ू लगा दी सिस्टम, कोई चीज़ आप नहीं छोड़ते। और यूएन की एक रिपोर्ट है और बाकायदा उनके स्टैंडर्ड हैं कि आप 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा जाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग बताते हैं कि 20-20 किलोमीटर का जाल लगा के बैठ जाते हैं। ये लाइट फिशिंग से हट कर बता रही हूँ। जी। खाड़ियों में वो पूरी एक दीवार बन जाती है। फिर उसमें ग्रीन टर्टल भी पकड़े जा रहे हैं हमारे, बर्ड्स भी पकड़े जा रहे हैं हमारे, और हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो मर जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं उठा के। तो लेकिन वो भी समंदर में फेंक देते हैं। वो इंडेंजर्ड हैं, उनको बचाने की दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं। हमने पता नहीं कितने ट्रीटी साइन किए हुए हैं कि इनकी हम हिफाजत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है। और ये बारीक जाल कानूनन ममनू है, लाइट फिशिंग मना है। यानी ऐसे तमाम तरीके जिससे मछलियों की नस्ल कुशी हो कानूनन मना है, लेकिन कानून पे अमल दरामद जो है ना वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान में। तो बस ये जो हम अपने हाथों से अपना समंदर तबाह कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि कल ये खाली हो जाएगा या मछलियाँ यहाँ से चली जाएंगी बहुत दूर गहरे पानी में, तब हम क्या करें। और हमने कितना समय कर दिया है अब तक, कितना नुकसान। देखिए यहाँ मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगी जो इंडस डेल्टा के हवाले से की गई थी, बाहर वालों ने किया था। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो फिश स्पीशीज थी, स्टॉक था, उसमें से 40 to 70% ख़त्म हो चुकी है। बल्कि उन्होंने एक बहुत डीप सर्वे किया तो उन्हें इंडस डेल्टा की खाड़ियों में कोई बड़ी साइज़ की मछली नहीं मिली। जब आप खाड़ी कहती हैं तो इसको ज़रा आम आदमी को बताइए कि इसका खाड़ी ये है कि वो दरिया का पानी वहाँ से समंदर में जाता है तो वो खाड़ी बन जाती है। इंडस डेल्टा की कई खाड़ी हैं जो दरिया सिंध का पानी समंदर में जाता है। तो वहाँ मीठा पानी, खारा पानी मिलता है, वहाँ मैंग्रोव्स भी होते हैं, एक रिच इकोसिस्टम होता है। तो वहाँ मछलियाँ पकड़ना वो आसान समझ के वो जाल लगा के एक दीवार से बना के बैठ जाते हैं। सही है। 3 से 4 साल आपने बताया ये सारा काम, ये कार्रवाई होती रही और इस पर कोई जो है वो इस पर कुछ भी पकड़ धकड़ नहीं आया। अब जब ये चीज़ रिपोर्ट हो गई है तो मैडम उसके बाद क्या सिचुएशन बनी, ये क्या हुआ ये बताइए। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, लेकिन इसमें देखिए एक मसला और भी है। मैंने ज़ाहिर जब स्टोरी आप करते हैं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो हमने जब गवर्नमेंट से बात की बलूचिस्तान की तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास सिर्फ 3 स्टेशन है जहाँ हमारी जो है ना कश्ती मौजूद होती है, क्रू मौजूद होता है, स्पेक्ट्रम मौजूद होता है। तो तकरीबन 700 किलोमीटर साहिल है
फ़र्ज़ कीजिए बलूचिस्तान का और सिंध का भी मिला लें तो 1000 किलोमीटर है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए आपको बहुत वसाइल की ज़रूरत है। तो लेकिन बहरहाल जब उन्होंने काम, जब स्टोरी आ गई और ज़ाहिर है उन्हें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो बहुत सारा काम। अच्छा, आउट ऑफ ऑल दिस अभी तक हमने आपसे ये नहीं पूछा कि ये इलाकों में ज़्यादा हो रही है, विच साइड ऑफ बलूचिस्तान, हाँ, जहाँ पर इस लाइट फिशिंग। देखिए ये सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक हर जगह हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये डाम और सोमियानी में हो रही है। और जब सोमियानी का नाम आता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि वो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, कानूनन वहाँ इस तरह की कार्रवाई वैसे ही मना है, तो वो बचा के वहाँ भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कानून पे चलना चाहिए, वरना अपने हाथों से हम ये सब कुछ तबाह कर लेंगे। आपने कहा सबका मौक़िफ़, अब इस पे इन माहीगीर बरादरी का मौक़िफ़ क्या है? हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। माहीगीर बरादरी ने कहा कि अगर हम ये ना कर, मछली इतनी कम हो गई है क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से, तमाम चीज़ों से, आबादी का प्रेशर भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये ना करें तो हमारे पास इतनी मछली भी नहीं आएगी कि हम घर का चूल्हा जला सकें, तो हम क्या करें। लेकिन साथ में कुछ जो रिवायती माहीगीर हैं जो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते, उन्होंने कहा कि ठीक है मछली कम हो गई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई जितनी ये बताते हैं, ये लालच करते हैं। तो ये ज़्यादा वो हैं जो एक ही वक्त में वो मुर्गी को ज़ुबा करके सारे अंडे निकाल सकते हैं। यही कहने लगी थी कि ये सोने वाला है। एक पॉइंट ये और भी नहीं है कि आपने बताया 700 किलोमीटर की पट्टी है पूरी बलूचिस्तान की, इसको सिर्फ और सिर्फ फिशिंग के लिए ही हमने रख छोड़ा है। व्हाट आई मीन टू से इज, हमने इसमें और कोई सरगर्मी छोड़ी ही नहीं कि इससे मुतबादिल ज़राए ऑफ इनकम इन लोगों के लिए आए। फॉर इंस्टेंस आपकी इको टूरिज्म, या फिर इनको छोड़ें, टूरिज्म भी नहीं है ना, हद से हद क्या है, बंदा कुंड मलीर जाता है, डाम का लोगों को अब पता चलना शुरू हुआ है, डाम चला जाएगा, कुंड मलीर चला जाएगा, ओरमाड़ा चला जाएगा, नेक्स्ट स्टॉप उसका गवादर होगा। इस 700 किलोमीटर की पट्टी पे कुल मिला के 4 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आप टूरिज्म करते हैं। कितने और स्पॉट्स है जहाँ पे चीज़ हो सकती है, और अगर ये इंट्रोड्यूस कराया जाए तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं भाई, एट द एंड ऑफ द डे माहीगीर बरादरी को चूल्हा जलाना ना अपना, तो वो ऐसे भी चला सकते हैं। फिर दूसरी बात है, एक्वा कल्चर की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। आप मछलियों की काश्त कर सकते हैं, झींगों की कर सकते हैं, वो वैल्यू एडिशन हो जाता है चीज़ों में। सिर्फ मछलियाँ पकड़ के उसको फिश मील के चिकन मील में बेचना, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, आप उनको कोल्ड स्टोरेज दें, बड़ी मछलियाँ पकड़ना सिखाएं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो इस किस्म के जो जैसे कहते हैं ना हार्म तरीके हैं उसको छोड़ के इस तरफ आ सकते हैं अगर इनकम ज़्यादा होगी। मछलियों के और 10 तरीके हैं, आप झींगे साफ़ करके, कराची में भी होता है, प्रोसेसिंग करें, पैकेजिंग करें, मार्केट तक पहुँचाएँ, तो वैल्यू एडिशन करना सिखाएं उनको। बाहर से लोग आते हैं, जहाँ ऐसे तमाम मुल्कों को देखा जा सकता है जहाँ ये सारे काम हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, गवर्नमेंट के लोगों को भी जो मुतालिका डिपार्टमेंट है, माहीगीरों को भी। मतलब अगर आप करना चाहें तो बहुत तरीके हैं, दुनिया आपके सामने खुली हुई है एक सबक की तरह। लेकिन हमने, मैं कहूँगी कि पूरे समंदर को एक जाल बना दिया है हमने। पूरा समंदर हमारे लिए बस जाल है कि इसमें से हम पकड़ लें जितना पकड़ लें। राइट, लेकिन ये द इन्वेस्टमेंट दोज एरियाज एंड द सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक ह्यूज चैलेंज है। आई थिंक ये सारे रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन, और कोस्टल एरिया फिर भी निस्बतन जो है वो सेफ है, और लोग जाते हैं, जैसे इको टूरिज्म की बात की फैसल में, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ हो सकती है। आप रिवायती कल्चर जो है उनका वो दिखा सकते हैं, उनका मील पेश कर सकते हैं टूरिस्ट को, लोग बड़े खुश होते हैं वहाँ की चीज़ों पर। और बलूचिस्तान के सिर्फ पहाड़ी टूरिज्म अगर आप करा दें, मैंने पूरे पाकिस्तान के और थोड़े से दुनिया के पहाड़ देखे, लेकिन जो खूबसूरती है बलूचिस्तान के पहाड़ों, आप देखें मुजस्समे तराशे हुए हवा से, और कुछ तो ऐसा है कि जैसे महलात बने हुए होते हैं। और जो वो एंजेलिना जूली आई तो उन्होंने पहली दफा उसका नाम दिया प्रिंसेस, और एक और है वहाँ पे देवी बनी हुई, मैंने उसको अमन की देवी का नाम दिया। मैंने कहा खुदा करेंगे अमन हो जाए, बिल्कुल एक देवी की शक्ल की बेटी, वो किसी ने बनाई नहीं है, वो हवा से, वहाँ की जोग्राफियाई चीजों से। और कई तो ऐसे हैं जैसे लगता है महल बने हुए, उनके झरोखे मौजूद हैं, पेट्रा के महल की तरह लगता है। और जो इवन प्लेन वहाँ के माउंटेन्स है, दे हैव डिफरेंट कलर्स, यू गो फ्रॉम वन माउंटेन, वो पूरी रेंज अगर आप जाना चाहें, आप जिस पहाड़ के पास चले जाएं, पहाड़ खुद बता रहा है कि मेरे अंदर क्या है। अगर वो चूना है उसके अंदर तो वो बाहर निकल आता है, तांबा है तो बाहर निकला हुआ है। सोने की कहानी जिस सूबे में मौजूद है, तो वहाँ के लोग अगर इतने पसमानदा हैं, तो बहुत सी गलतियाँ हमारी एंड ऐड द वाइल्ड लाइफ इनटू इट, बलूची आइबेक्स एंड ऑल, बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया शबीना, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। और जो हमने गुफ्तगू की उसका मकसद यही है कि
आइडेंटिफाई करें। हम बिल्कुल गलतियां करते हैं और हमारे पास रीजंस भी हैं शायद गलती करने के, जिसमें से एक है घरों का चूल्हा जलाना। तो वक्त आ गया है कि हम अल्टरनेट रिसोर्सेज दें अपने लोगों को, ताकि वो ये जो कदीम तरीक़ा है जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप आखिरी जो लकड़ी है उसको जलाने पे आ जाते हैं, इस आखिरी लकड़ी को जलाने ना दें लोगों को, बल्कि उनको इनकरेज करें कि वो मज़ीद अपने लिए रिसोर्सेज पैदा करें। और इनकरेज तो गवर्नमेंट नहीं करना है, वो बिल्कुल इनकरेज गवर्नमेंट नहीं करना है। और हम इनकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे जलाने की बात कर रहे हैं, तो आई रियली वांट टू मेंशन कि इटली की जानिब से पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए 3 साल में 10,500 मुलाजमतों का कोटा खोला गया है। और ये महज एक लेबर अग्रीमेंट नहीं है, बल्कि अगर इसको वाइडर सिनेरियो में देखा जाए, पाकिस्तान की बैरूनी हिजरत के बदलते रुझान में एक अहम मोड़ भी इसे समझा जा रहा है। और ये ऐसे वक्त में आया है जब वी सॉ दैट प्रेशर, गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने वाले वो लोग जो कि मारे भी जाते हैं, इटली जाना चाहते हैं, यूरोप के दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपया ज़ाया करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वहाँ नहीं पहुँच पाते। जी हाँ, हुकूमती सतह पर तय पाने वाला ये कोटा पहली बार किसी यूरोपीय मुल्क की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक खुली और मुनज़्ज़म लेबर मार्केट तक रसाई की मिसाल बन रहा है। ये पेशरफ्त दोहरी अहमियत रखती है। एक जानिब ये इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के बढ़ते हुए खतरात को कम करने में मददगार साबित होगी, दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए हुनरमंद और नीम हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को आलमी मंडी से जोड़ने का एक नया रास्ता। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान नियाजी, कॉरेस्पॉन्डेंट। फुरकान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इक़दाम है। जब हम यूरोप के एक मुल्क की जानिब देखते हैं जहाँ यहाँ से जा सकता है, लेबर जा सकता है, और आई एम श्योर ये अगर लेबर का रास्ता खुला है तो आगे चलकर स्किल वर्कर का रास्ता भी खुलेगा। है क्या टर्म्स क्या सेट हुई हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। फुरकान, बताइएगा कि टर्म्स क्या सेट हुई हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं, प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? जी ये जो है पाकिस्तान और इटली के दरमियान एक अहम और तारीखी मुआहदा जो है तय पाया गया है, जिसके तहत आइंदा 3 सालों में जो है 10,500 पाकिस्तानी शहरियों को इटली में कानूनी तौर पर रोज़गार के मौके फराहम होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 10,500 जो है यकदम नहीं आएंगे, बल्कि 3 सालों में 3,500 यानी कि 3500 हर एक साल इनको दरकार होंगे, जिसमें जो है ज़राए के मुताबिक ज़राअत है, इसमें सेहत, वर्क, फैक्ट्री, टेक्निकल और कंस्ट्रक्शन का काम जो है इसके लिए दरकार है। फुरकान, अब ये बताइए कि तरीक़ेकार क्या होगा? कोई अलग पोर्टल खोला गया है? लोग कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं? जी इसका अपना पोर्टल है जो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि फॉरेन अफेयर वो उन लोगों ने शेयर किया होगा, उसके थ्रू आएंगे ये लोग अप्लाई करके। सही है। तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इसके लिए क्या? किसी किस्म की इब्तदाई तालीम या कोई स्किल? जी उधर तालीम की कोई जो है इसमें शर्त नहीं है, लेकिन इधर जिनके लोग इधर होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे, पाकिस्तान से कोई अप्लाई नहीं कर सकेगा। ये इसमें अच्छा, जिसके अपने इधर होंगे या दोस्त होगा, रिश्तेदार जो भी होगा, इधर से अप्लाई होगा। अच्छा, ये सीन है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि ये 10,500 जॉब्स का जो कोटा है ये एक ही बार में सारा खोल दिया गया है या मरहला वार, यानी कि पहले 1000 फिर 5000 इस तरह का मामला है? नहीं, हर एक साल में जो है 3 सालों में ये पूरे करने होंगे, यानी कि एक साल में 3500 लोग इटली आ सकेंगे। सही। एक साल में 3500। ठीक है, यानी ये एक अच्छा इकदाम होने के साल में 3500 लोग ये अवेल कर सकेंगे। फिर पोर्टल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ ज़ाहिर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान आपके वक्त के लिए। चलें अब इसके साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। लास्ट सेगमेंट
हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। कल ट्राई नेशन अंडर 19 वनडे सीरीज़ थी और पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान मैच जो है बारिश के बाद ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ठीक ठाक बारिश की, रन्स की और एक बार फिर समीर मिनाज जो कि पहले मैच में फेल हो गए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, कल उन्होंने एक और सैकड़ा जड़ दिया। अच्छी बात यह है कि समीर मिनाज जब सेंचुरी बना रहे थे वो छोटी मोटी 101 102 नहीं बना रहे, वो कभी 172 कभी 142, huge and at the same time Usman का role becoming a wonder is huge. The way he carries it, मतलब he starts slow but then he gains that confidence and then supports Sameer as well और अपनी innings भी build करता है। Absolutely. इसके साथ साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने नया कौमी रिकॉर्ड बना दिया है और उन्होंने SNGPL की तरफ से खेलते हुए पाकिस्तान की तारीख में तेज़ तरीन फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी बनाने का कारनामा सरअंजाम दे दिया। एंड विद दैट हम ज़रा BBL बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी बात कर लेंगे, जिसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज और बॉलर खासतौर पे फ़हीम अशरफ। इस सब पे बात कर लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्टिंग विद अंडर 19 सर, क्या ज़बरदस्त और शानदार कारकर्दगी है, लेकिन मैं इसको अगर जोड़ दूँ अपने क्रिकेट स्क्वाड से तो ये बच्चे क्यों खेल रहे हैं फवाद भाई? ये बस अंडर 19 में आएंगे, खेलेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। मां सदाकत क्यों खेल रहा था, या फॉर दैट सेक सुफियान मुकीम क्यों खेल रहा था? जब आना ही शादाब ने है तो फिर बस ठीक है। सर एक तो पहले हम अंडर 19 की बात कर लें। समीर मिनाज बहुत ही शानदार खेल रहे हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से खेलेगा पाकिस्तान, बेहतर क्रिकेट खेलेगा। आपने 2-3 चीज़ें कर दी, शान मसूद का भी कह दिया और उसके बाद देखिए असल में एक प्रोसेस होता है हमारा। हम जल्दी में हमने बहुत सारे खिलाड़ी ज़ाया किए, बट हाँ जहाँ तक सुफियान मुकीम की बात करेंगे आप, उसका मुझे अफसोस है कि सुफियान मुकीम को जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं उस तरह कंसिस्टेंटली चांस नहीं दिया जा रहा। ये हमने अबरार के केस में भी देखा, उनके साथ भी ये रवैया रहा और कुछ इवेंट्स पे अगर वो शायद खेलते तो पाकिस्तान की जहाँ उन्हें बिठाया गया बेहतर परफॉर्मेंस रहती। फवाद भाई आपको इंटरप्ट, हाँ जी, अच्छा आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आपने प्रोसेस का जिक्र किया, ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप सुफियान को साइड पे करके शादाब को लेकर आते हैं? देखिए मेरा सवाल यही है कि हम फॉरेन लीग्स में परफॉर्म करने पर उन लड़कों को बाहर बिठा देते हैं कि जो ऑलरेडी रेगुलरली खेल रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। अब आप यही कहेंगे कि जी बैटिंग, हमें एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो वो एक अलग बात है। बट सुफियान मुकीम एक ऐसे बॉलर हैं कि जिनकी हर हाल में श्रीलंका में आपको ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरीके से अभी हमने इमर्जिंग कप देखा है उन्होंने गेंदें की और जिस फॉर्म में वो मौजूद है, फिर हमने वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ उसमें वो टॉप परफॉर्मर रहे, तो वो अच्छी फॉर्म में है। अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हमने देखा इंडिया में कुलदीप यादव में, तो इसी तरह से हम ये करते, एक एक गलती होती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर आप इवेंट में जब आप एक जगह पे खड़े होते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे होते तो फिर वो आप उन चीज़ों को मिस करते हैं कि यार एक इतना अच्छा बॉलर हमें मिल गया। तो एक वो जिस तरह से भी आपने अगर आप BBL की बात करेंगे तो PPL में भी सुफियान ने बड़ी अच्छी गेंदें की। मुझे लगता है सुफियान को आपकी T20 फॉर्मेट का तो हिस्सा होना ही चाहिए। हमारा गम तो फवाद भाई ये भी है ना कि ये जो वर्ल्ड कप से करीब जितनी भी सीरीज हो रही होती हैं उसमें जैसे जैसे करीब तरीन कोई भी सीरीज के प्लेयर्स डिसाइड होते हैं वो वर्ल्ड कप में भी चले जाते हैं। सो आई फियर इफ दे गोइंग टू टेक शादाब। जी मुझे यही लग रहा है, बिल्कुल सही बात की आपने कि उनका कमबैक हो रहा है और वो खेलने जा रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। देखिए हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि यहाँ पर एक पसंद नापसंद वाली भी एक मतलब एक ऐसा वो होता है कि देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनके कोच हैं, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है माइक हेसन ने। तो माइक हेसन जो है वो हो सकता है कि चाह रहे हो कि मैं शादाब के साथ जाऊं, तो उस पर अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी ख्वाहिश है और इतना बड़ा इवेंट होता है तो आपको मानना पड़ता है। तो अब मुझे यही लगता है कि शादाब फिट हो गए हैं और माइक हेसन चाहते हैं कि शादाब उनकी टीम में हो, ये मुझे लगता है। चलें, ये तो एक चीज़ है ना। अगर हम अभी फ़हीम अशरफ ने ना कल लीग में बड़ा अच्छा किया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, लेकिन एक फ़हीम अशरफ को आप साइड रखिए फवाद मुस्तफ़ा साहब,
इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से लेके बांग्लादेश तक, दुनिया के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जितनी हमारे स्टार्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर, रिजवान, शाहीन, शऊफ, ये सारे होगा ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद आप आ जाएं इधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, चले माँ सदाकत एक आप एक्सेप्शन दें कि नया बच्चा है उसको थोड़ा टाइम दें, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, भाई कोई भी इस वक्त दुनिया भर की किसी भी लीग में अच्छा नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो हम इनको लेवरेज ऑब्वियसली देंगे, आगे बताएंगे इनको। ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो करंट स्क्वाड आया है इस वक्त श्रीलंका के टूर के लिए, अकॉर्डिंग टू यू फवाद भाई, दीगर प्लेयर्स को इसमें शामिल होना चाहिए था और इनको नहीं होना चाहिए था? अच्छा देखें, मेरा आपने अभी जो इसकी परफॉर्मेंस ना करने की बात की ना, मुझे कहीं ना कहीं एक चीज लग रही है फैसल कि फिटनेस जो है ना उसको बड़ा सेकेंडरी रखा जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। पूरा सीजन, पूरा साल आप खेल रहे हैं। अब आप ये देखें, आपने देखा होगा फॉरेन क्रिकेटर जो हैं वो अपना एक छुट्टियों का टाइम निकालते हैं, दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, तो अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो उनके जिम में जो काम है या मैदान में रनिंग करना, बाकी सारी फिटनेस के हवाले से जो चीजें काम करना, वो बड़ा प्लान्ड करते हैं। और जो लोग अब ये नहीं करेंगे ना फैसल, तो मुश्किल से 3, 4, 5 साल सर्वाइव करेंगे और फिर नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। आपने कितने केसेस ये देखे, किस तरह की नसीम की शुरुआत थी, किस तरह की शाहीन की शुरुआत थी, और इतनी क्रिकेट नहीं खेली, वसीम, वकार 20-20 साल निकाल गए, इसी तरह से और पुराने प्लेयर भी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मुझे नजर आ रहा है कि जो अगर नहीं काम किया तो ये क्रिकेटर ज्यादा अरसे नहीं चल पाएंगे, और फिर आखिर में वो वाली बात आप अपने पूल को इस्तेमाल, जो फैसल का पहला सवाल था कि भाई ये जो अंडर 19 के हमारे बच्चे हैं इनको आगे जाकर हमने क्यों, कहाँ हमने उनको देखना है। कहने का मकसद ये कि जो आपकी छोटी सीरीज हैं, आप इन बच्चों को नहीं, बट देयर अदर प्लेयर्स हु आर अबव अंडर 19 राइजिंग स्टार्स वाले, हम उनको भी कहीं नहीं देख रहे। उस पूल को आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप हर सीरीज में अपने इसी बंच ऑफ सीनियर प्लेयर को ले जाते हैं, तो रेस्ट कैसे मिलेगा? आपने जो बात की थी किनको देखना चाहते हैं, मैं माँ सदाकत को इसकी टीम में देखना चाहता था, मैं साद बेग को देखना चाहता था। साद बेग ने 1000 से ऊपर रन किए हैं और रेड बॉल की क्रिकेट को इज्जत दी है। हम रेड बॉल की क्रिकेट के बेसिस पे व्हाइट बॉल की क्रिकेट पे रेड बॉल पे तो खिला देते हैं, रेड बॉल पे व्हाइट बॉल पे नहीं खिलाते। और ऐसे हम बात करते हैं कि जिनको खिला रहे होते हैं उनके कौन से स्ट्राइक रेट को 150-160 के होते हैं। मसला यही है हमारे यहाँ कि हम व्हाइट बॉल चाहते हैं, हर बंदा रेड बॉल खेले, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बावजूद भी उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल क्रिकेट रेड बॉल है। अब 7 बेग 1000 रन तो एक ही ट्रॉफी में ही कर गया है ना, आप कब खिलाएंगे उस विकेट कीपर बैटर को? यंग लड़का है, एक 20-21 साल उम्र है, तो अब ये गलतियां तो हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फवाद भाई, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि हमारा ये कोई असर पड़ता है या नहीं, क्योंकि स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड है, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज भी हो, लेकिन उसके बारे से भी मुतज़ाद खबरें हैं। वेल लेट्स सी, वो होता ही नहीं होता। अभी हो रहा है कि हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।